हेलो हेलो। ठीक है, स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सतीश सुथार फ्रॉम टॉप एजुकेशन इन गांधीनगर। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जैसे बताया था, ओनली इंट्रोडक्टरी बात हुआ था। नथिंग इज बायोलॉजी, नथिंग नीड, नथिंग डिटेलिंग, ओनली फंडामेंटल डिस्कशन किया था। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज बायोलॉजी, डेफिनेशन, द बेसिक फीचर्स रिगार्डिंग बायोलॉजी। नाउ today we will discuss some two important topics, metabolism, the cellular organization। और ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, बट आज की क्लास के अंदर अब हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, है ना। पिछली बार तो मैंने क्या बोला था, कुछ भी हमारे पास में ऐसा दिमाग लगाने जैसा या कुछ भी भारी भरकम चीज नहीं है, बट आज हम थोड़ा लेवल अप करेंगे। अगेन वही हमारा कॉन्सेप्ट है, 9th-10th की चीजों को लेते हुए आगे बढ़ते हुए चीजों को समझना है। ओके, हमने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा हमको याद हो तो हमने बात किया था रिगार्डिंग साइंस। साइंस क्या होता है, ओके। तो साइंस के रिगार्डिंग हमने बात किया, साइंस का डेफिनेशन पे हमने बात किया था, साइंस कैसी होती है, हम उसको किस तरह से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात किया था रिगार्डिंग बायोलॉजी। ओके, हमने बायोलॉजी पे बात किया था। आप लोगों को याद होगा बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। ये बायोस एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, लाइफ टू डिस्कवर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी साइंसेस के पीछे लॉजी, जूलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, तो जितना भी ये लॉजी, लोगोस है, इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्कवर। ओके, इसके बाद में हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि लाइफ को हम डिफाइन नहीं करते। लाइफ को क्या करते हैं बेटा, लाइफ को कैरेक्टराइज करते हैं। और कुछ बेसिक, क्योंकि हम कभी भी लाइफ, बायोलॉजी, ये अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है ना, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं हो सकता। हम पढ़ते जाएं, हर चीज में डिटेलिंग होती है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। कैसा, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल होते हैं, है ना, सिस्टोल, डायस्टोल, लब डब साउंड, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस तरह से बेसिक पढ़ा होगा। उस दिन हार्ट पढ़कर अच्छा भी लगा होगा, बट आप सभी जानते हो ये हार्ट के लिए अल्टीमेट डिस्कशन नहीं था। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के बारे में जानता है, तो वो देखो उसी हार्ट को कितना डिटेल में पढ़ता है। सेम चीज यहां पर भी है। हम धीरे से स्टार्ट करके जितना हमारा पॉसिबिलिटी होगी, हम उतना कंटेंट को क्या करते जाएंगे, डेप्थ में इंक्रीज करते जाएंगे। सो हमने उस दिन बताया था कि हमारे पास में बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उसमें से एक फीचर पे हमने बात कर लिया था, ग्रोथ। अब मेरे ख्याल से आपको लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको जाकर फिर से भी देख सकते हैं इनकेस आपने मिस किया है तो। आज हम 2 और पॉइंट पे बात करेंगे रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कौन कौन से कैरेक्टर पे बात करते हैं, तो हमारे पास में पहला यहाँ पर पॉइंट आता है, और वो पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास में ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबके अंदर रहेगा। देखो फंडामेंटल आपने देखा हुआ है, सभी जानते हैं, आप लोगों ने स्लाइडन एंड शॉन के बात किया होगा। तो हम मान लो जैसे बायो के अंदर बात करें, ये बिल्कुल आप बेसिक की बात करते हैं, किस तरह से साइंस कोरिलेट होती है इसकी बात करेंगे। देखो जैसे हमारे पास में ये हो गया, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अभी तो मान के चलो यही एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस ऑर्गेनिज्म पे हम थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी करेंगे तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, ये हमारे पास में कहलाता है मोर्फोलॉजी। देखो आप साइंस को समझते जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब कोई ये सोचे कि इसके अंदर और डिटेलिंग क्या हो सकती है, कि भाई इसके अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। ओपन करके देखेंगे तो आप लोगों को याद है बेसिक फंडामेंटल, आपने ये स्ट्रक्चर भी देख रखा होगा, है ना, कुछ याद आता होगा बेटा आप लोगों को। याद आ रहा है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। उसके बाद में आपने यहाँ पे पेंक्रियास बनाया होगा, आपने यहाँ पे लीवर बनाया होगा, हम इसको और भी कलरफुल कर सकते थे, बट यहाँ पर हम फंडामेंटल बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सिर्फ मैंने एक सिस्टम बनाया, अब इसके साथ आप लंग्स, हार्ट, ये सारी चीजें अरेंज कर दो,
तो इंटरनल कैरेक्टर्स, देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, यहां पे हमको क्या दिखेगा, इंटरनल कैरेक्टर्स, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एनाटोमी। ओके, तो मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिखता है, क्या दिखता है। उसके बाद में जाएंगे तो क्या होगा, एनाटोमी हो जाएगा। अब हम सोचे कि नहीं, हमें तो किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू को ही देखना है, एक छोटे से पार्ट को देखना है, हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं कि इंटरनली कैसा दिखता है। तो आपको क्या होगा, अभी तो ये सब जरूरत नहीं है इतना सीखने की, अभी याद भी नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन हमारे पास में डिफरेंट लेयर्स आती है। जैसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं सिरोसा, सिरोसा के बाद में जो लेयर आता है वो लेयर कहलाता है मस्कुलरिस। ओके, ये लेयर क्या कहलाता है, मस्कुलरिस। ठीक है, ये मसल्स होती हैं, अभी याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, दो टाइप की मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल, और स्टमक के अंदर ऑब्लिक मसल अलग से हैं। कुछ याद नहीं रखना, मैं सिर्फ आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं कि इंटरनली कैसे होता है। अब देखो, जैसे ये सिरोसा बताया, मस्कुलरिस बताया, फिर उसके बाद में जो लेयर आती है उस लेयर को हम बोलते हैं सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा के बाद में जो लेयर आती है उस लेयर को हम बोल देते हैं म्यूकोसा। ओके, तो ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोप में सेक्शन काट के देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो अब देखो, वन बाय वन हम चीजों को लेके चल रहे हैं बेटा। सबसे पहले एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, एनाटोमी। फिर हम जब टिश्यू का स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, हिस्टोलॉजी। ओके, क्या कहलाता है ये, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो वन बाय वन चीजों को समझते जाओ। अब मान लो हमारा स्टडी ऐसा है कि नहीं, हमें हिस्टोलॉजी नहीं, हमें तो इसके अंदर और आगे से बढ़ना है और अंदर देखना है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हमको पता पड़ता है कि सेल प्रेजेंट होती है, तो सेल का स्टडी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। फिर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे केमिकल से बने होते हैं। तो हम जब वन बाय वन चीजों को समझें, उसका डिटेलिंग में जाते हैं, तो एक ही ऑर्गेनिज्म, मोर्फोलॉजी से हमने स्टार्ट किया, एक्सटर्नल फीचर्स, देन इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बाद में टिश्यू स्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हम इसी वे में क्या करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझते जाएंगे कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। अच्छा, इसको हम मान लो बेसिक से वापस से एक बार देखें तो हमारे पास में क्या रहेगा, देखो सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म है, हमने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनाया। अब हम दूसरी किसी भी ड्राइंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इसको एक चश्मा पहना देने का, ठीक है, ये हो गया। अब समझना बेटा, एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया था, मोर्फोलॉजी। ओके, ये हो गया मोर्फोलॉजी, बाहर से कैसा दिखता है। तो हम इसको अंदर क्या लिखेंगे, इसके आगे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स का स्टडी क्या हो गया, मोर्फोलॉजी हो गया। इससे बेस में जाते हैं तो हमें क्या मिलता था, साइंस मिलती थी एनाटोमी। ये एनाटोमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। एनाटॉमी से बेस में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हिस्टोलॉजी। इसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, टिश्यू, टिश्यू के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर, तो हिस्टोलॉजी हो जाएगा। और बेस में जाते हैं तो कौन सा ब्रांच आ जाता है हमारे पास में, साइटोलॉजी। इसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, किसका स्टडी होता है इसके अंदर, सेल एंड सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल से और नीचे जाए तो ये किससे मिले होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बायो केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, बायो
मॉलिक्यूल्स, और नीचे जाएंगे तो केमिकल्स आ जाएंगे। तो फिर हमारे पास में साइंस क्या हो जाती है, केमिस्ट्री। उसको भी कुछ दोना तो पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। और फिर फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर हम किसकी बात करेंगे, एटम्स, है ना, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो आप बिल्कुल बेस से लेकर थोड़ा हायर साइड पे जाओगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। आज मैं डॉक्टर सतीश सुथार, ऐसा बायो का फैकल्टी, तुम एक स्टूडेंट, तुम्हारे सबके नाम भी हम धीरे धीरे क्लास में लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर तुम एक पर्सनालिटी हो, बट ये पर्सनालिटी जो बाहर से दिख रही है दैट इज आवर मोर्फोलॉजी। हम कैसे दिखते हैं, ये हमारा मोर्फोलॉजी है। हमको काट पीट के अंदर से देखोगे तो क्या होगा, एनाटॉमी आएगी। अच्छा, उसको फिर अलग अलग निकाल के टिश्यू निकाला तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हिस्टोलॉजी आएगी, फिर साइटोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाते हैं, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मिलकर साइटो ऑर्गेनेल बनाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सेल स्ट्रक्चर 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा, तो वहां पर एक लाइन आया होगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड और प्रोटीन क्या है, बायोमोलिक्यूल है ना। तो ऐसे हमारे पास जो साइटो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिफरेंट केमिकल से बनते हैं। हमने सुना होगा डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, और वी कैन से न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। तो अब ये ब्रेन क्यों है, इट इज जेनेटिक मटेरियल क्यों था, हमने क्रोमोसोम के बारे में सुना होगा। बेसिकली डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, all are chemicals, and in simple words we can say that our system, a living system, is a chemical factory. हमारा सिस्टम एक केमिकल फैक्ट्री है। thousands of reactions simultaneously होता रहता है। हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, हर चीज के लिए हम कहते हैं ना, डोपामिन एक केमिकल होता है, इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ हैप्पीनेस। लेवल इंक्रीज होगा तो थोड़ा फील गुड लगता है, ये लेवल डाउन हो जाए तो डिप्रेशन का फीलिंग आता है। सो हमेशा ऐसा डोपामाइन लेवल अप रखने का है। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल, और उनका स्टडी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ओके, नाउ सेल एंड ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। तो टिश्यू का स्टडी क्या हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो उनका स्टडी क्या हो गया, एनाटॉमी। और उसके बाद में ओवरऑल अपीयरेंस इज मोर्फोलॉजी। ओके, अब देखो, हम अल्टीमेटली एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमन है तो हम किससे बिलोंग करते हैं, होमोसेपियंस से। ओके, तो एक स्पीशीज के सारे मेंबर्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा, आप लोगों ने सुन रखा होगा, पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे यहां पर इस सिटी में, आपकी सिटी में जितने भी ह्यूमंस हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन है। अच्छा, ह्यूमन के साथ साथ हमारे ऐसा एरिया में डॉग्स भी तो होंगे, तो एक डॉग पॉपुलेशन हो गई, एक ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया। मैंगो ट्रीज हैं तो मैंगो पॉपुलेशन, नीम ट्रीज हैं तो नीम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ही स्पीशीज के सारे मेंबर्स इन अ गिवन एरिया। ओके, अब ये एरिया हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं गांधीनगर को सेलेक्ट करता हूं तो पॉपुलेशन ऑफ गांधीनगर, मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया तो बोलूंगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन अ गिवन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, अब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं, कम्युनिटीज। एक कम्युनिटी के अंदर डॉग भी है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। हाँ, हम ऐसा सोशल कम्युनिटीज पे बात नहीं कर रहे फिलहाल, वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल टर्म्स। सो इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, कंबाइंड पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जैसे एक कम्युनिटी ऑफ गांधीनगर का बात करें तो इस कम्युनिटी के अंदर डॉग भी आ गया, ह्यूमन भी आ गया, काऊ, बफेलो, गॉड सब आ गए, तो ये कम्युनिटी है। उसके बाद में कम्युनिटी के साथ मिलकर अल्टीमेटली एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, इकोसिस्टम बनता है, देन बायोस्फीयर बनता है, बायोम्स होते हैं। तो ये जो पूरा स्टडी है, ये पूरा स्टडी किसके अंदर चला जाएगा, ये स्टडी चला जाएगा इन द इकोलॉजी।
ओके, तो देखो अभी हमने यहां पर दो चीजों को एक साथ स्टडी कर लिया, मिक्स कर लिया। नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आया बेटा आपको, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास में, मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल, सेल ऑर्गेनेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल फीचर्स। इसी को साइंस के वे में देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी। ऐसा समझ में, तो ये हमारे पास में एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आइडिया हो गया। अब इसको आगे और समझेंगे बेटा, आपको ये सारा कॉपी करना है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे पास में जो इकोसिस्टम है वहां से स्टार्ट करें या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, ये यहीं पर उसका कंडीशन था। तो देखो सबसे पहले एटम, एटम्स ने मिलकर क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, हमने इसको साइटो ऑर्गेनल लिखा था, कोई नॉट एन इश्यू। देन सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो क्या कहलाता है, टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, वो क्या कहलाता है, ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे ऑर्गन में हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, स्टमक, लीवर, किडनी, इस तरह से बात करते हैं। ऑर्गन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब उस सिस्टम में क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन्स कोलैबोरेट हो रहे हैं और वे कॉमन टास्क को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे अच्छा एग्जांपल, यूनिक एग्जांपल आपने डाइजेशन, छोटी क्लासेस से जब हमने साइंस पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था तब से हम न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हम जब बाइट लेते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। गैस्ट्रिक जूस आएगा, पेप्सिनोजन, देन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, एसिमिलेशन ऑफ द फूड। तो क्या हो गया, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक टास्क में इन्वॉल्व हैं तब ये क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और ये हो गया पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होगा, बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब एयर, वाटर, है ना, टेम्परेचर, इन सब का क्या इंपैक्ट होता है, तो वो हो गया इकोसिस्टम। लार्ज स्केल पे देखें तो बायोम्स हैं और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां बायो का कोई भी मेंबर एग्जिस्ट करता है वो क्या है हमारे पास में, बायोस्फीयर। सो हम सब एक बायोस्फीयर का पार्ट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसी ऑर्डर में, इनकेस आपने प्रीवियस स्लाइड में कॉपी नहीं किया है तो यहां से कॉपी करेंगे। मैं इसको आप चाहो तो इसको पॉज कर सकते हो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दे रहा हूं। बिल्कुल इजी चीज है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म होने दो, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो सकता है। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, हम मान लो एक सिंपल फूड स्टॉल पे गए, पानीपुरी हमारा फेवरेट, ठीक है ना, तो पानीपुरी स्टॉल पे गए तो वहां पे 1 मैन आर्मी होती है। ऐसा वहां जाके कैशियर अलग है, ऑनर अलग है, सर्वेंट अलग है, ऐसा सब नहीं होता। बट वही चीज आपको 5 स्टार में जाके खाना है, वैसे तो बहुत ज्यादा फर्क होता है दोनों की रेट में, बट इनकेस 5 स्टार में जाओगे तो वहां पे सेम चीज सर्व होगी बट ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक अमीबा के अंदर भी डाइजेशन होता है और एक हमारे अंदर भी डाइजेशन होता है। अमीबा क्या करता है, फेगोसाइटोसिस, आप लोगों ने देखा होगा। अमीबा क्या होता है, सुडोपोडिया बनाता है, ओके। फिर वो सुडोपोडिया क्या होते हैं, फूड पार्टिकल को एनक्लोज करते हैं और ये सेल के अंदर आ जाता है जो भी फूड था, फिर वो सेल में डाइजेस्ट हो जाता है। तो अमीबा के अंदर इतना सिंपल सिस्टम है, हमारे पास इतना सिंपल नहीं है। हमने 10th में पढ़ा है, हम अभी 11th में पढ़ेंगे, मेडिकल में सिलेक्शन होता है तो और डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेशलिस्ट हो गए, मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट बने तो हद से ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन फंक्शन तो था ना न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर सकती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सबके पास में ऑर्गन सिस्टम होना ही चाहिए। अमीबा बेचारा सिंगल सेल, आप लोगों ने पैरामीशियम पढ़ रखा है ना, ऐसा पैरामीशियम होता है, सीलिया होते हैं उसके ऊपर। अब बेचारा यूनिसेल्यूलर है, हम उसको जाके बोलेंगे ए तेरा ऑर्गन सिस्टम कहाँ है, तू तो बायो में नहीं आता, ऐसा नहीं है।
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, है ना, बायो के अंदर ही आते हैं। तो ये हमने एक ओवरऑल आपको क्राइटेरिया दिया है, ऐसा नहीं समझने का कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म शो कर ही देंगे। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये कॉम्प्लेक्सिटी डिफर करती है, बट अप टू दिस सेल तो होना है। जैसे अमीबा है तो उसके पास सेल तो है, वायरस एक्सेप्शन है, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात किया था, वायरस पे हम कोई बात करेंगे नहीं, बट अदर देन वायरसेस, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक एटलीस्ट सेल तो होना है। फिर आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा होगा, वो एक अलग मैटर है। ओके, तो ये हो गया। अब इसी को मान लो मैं एक हायरार्की से बताऊं, तो देखो यहां पर आप इसको 2 बार कॉपी कर चुके होंगे, तो फिर से कॉपी करने का जरूरत नहीं है। एटम, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, है ना, एंड बायोस्फीयर, ये सब हमारे पास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक चीज को हीरो बनाया। किसको हीरो बनाया? सेल। सेल तो होना है। हमारे पास में ओनली केमिकल्स हैं, डब्बे में ग्लूकोज पड़ा है और हम ऐसा बोल देगा ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इम्पॉसिबल है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होना है, उससे नीचे तो क्या है, सब सेलुलर है, वो लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, लाइफ उनकी वजह से हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, बट केमिस्ट्री लैब के अंदर तुम ग्लूकोज बना लोगे और बोलोगे सर देखो हमने ऑर्गेनिज्म बना लिया, इट इज इम्पॉसिबल। हमको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, बाकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। आया ना समझ में? ओके, नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने सेल के बारे में तो पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा था हमने। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में सुन रखा होगा। हम यहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं, आपको चीजें याद आनी चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास में एक लीफ है, एक लीफ को हम सेक्शन काट के देखें, बाहर से तो ग्रीन दिखता है, कोई इश्यू नहीं है, बट जब हम इसको सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें सेल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक टिपिकल सेल को आपने देख रखा है स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। ओके, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, देख रखा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप जानते हो। प्लांट सेल है तो वैक्यूल रहेगा। अच्छा, इन सब के फंक्शंस भी रहेंगे, हम उन फंक्शंस पे जब सेल का नंबर आएगा तब बात करेंगे, बट फंडामेंटल स्ट्रक्चर लगभग इसी टाइप का सेल। हाँ, वेरिएशन होता है, जैसे एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर आपको इतना बड़ा वैक्यूल नहीं दिखेगा, एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होता है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। मान लो प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया का सेल आपने देखा, उसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं रहते, कोई इश्यू नहीं है। बट ओवरऑल इसके आसपास की कोई चीज तो होती है ना। हम 1 BHK वर्सेस बंगलो की बात करते हैं, बट एक रूम तो होना है। अब वो रूम कितना हाई फाई है वो डिपेंड करेगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इवन हम नया वर्ड भी आपको सिखाएंगे, मीजोकैरियोटिक, ये आपने नहीं सुना होगा, है ना, तो ये नया वर्ड है। हमने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सुना होगा, बट मीजोकैरियोटिक एक नया वर्ड है। डायनोफ्लैजिलेट्स, ये भी नया वर्ड है आपके लिए। तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। थोड़ा सा नाम से क्लियरिटी कर लेना, दोनों के बीच का प्रोकैरियोट, कैरियोन का मतलब होता है, जैसे हम यहां पर समझें, देखो कैरियोन का मतलब होता था हमारे पास में न्यूक्लियस। ओके, तो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस। तो जहां प्रिमिटिव न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक। अब दोनों के बीच की कंडीशन आ गई तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीजोकैरियोटिक। ओके, और ये जो मीजोकैरियोटिक वर्ड है, इसका एग्जांपल आप नोट कर लेना,
फ्लैजिलेट्स। अच्छा, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी आपको क्लियर हो जाएगा। डाई का मतलब क्या होता है? 2। फ्लैजिला का मतलब फ्लैजिला, आप लोगों ने कभी देख रखा होगा बैक्टीरिया वगैरह स्ट्रक्चर में। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या होती हैं, ऐसी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। हम उसको क्या बोलते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं। तो एक नया वर्ड सीखा ना हमने। अब तक तो हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात करते थे, अब हम एक्सेप्शनली वन मोर केस पे बात करेंगे, दैट मीन्स मीजोकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक ऑल बैक्टीरिया, मोनेरन्स बाद में बात करना है उसके ऊपर। मीजोकैरियोटिक डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूकैरियोटिक प्लांट, एनिमल, फंगस, ये सब क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। ओके, हम यहां पर थे तो हमने ये देखा था कि एक टिपिकल सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये देखो, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। अब ये जेनेटिक मटेरियल सारी चीजें, इंफॉर्मेशन सेल को प्रोवाइड तो करना है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर क्या होना है हमारे पास में? देखो, यहां पर क्या होना है? न्यूक्लियर पोर। अब हम थोड़ा अंदर जाके देखें, न्यूक्लियस के अंदर देखें, न्यूक्लियोलस दिखेगा, डीएनए दिखेगा। डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, डबल हेलिक्स, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको रिपोर्ट किया था। न्यूक्लियस से बाहर आ जाओ, जेनेटिक मटेरियल तो हमको पता चल गया जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। अब उससे बाहर आए तो जब हम बाहर आके देखते हैं तो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा। ओके, ये सारा क्या है हमारे पास में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम हो सकते हैं। आप देखो डॉट्स बता रखे हैं, तो जहां जहां राइबोसोम है तो टच करते ये गायब भी हो जाता है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब टच नहीं करना, दूर से समझाना है, ठीक है। तो जहां जहां हमारे पास में राइबोसोम है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां ये राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उस पोर्शन को बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास में पार्ट होता है। देखो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी बाहर आपको कोई डॉट नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब ये राइबोसोम क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। ओके, फिर गोल्जी बॉडीज, यहाँ पे पैकेजिंग होता है, वेसिकल्स हैं, एंजाइम्स का पैकिंग होना है या कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनना है, तो ये सब हमारे पास कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके बारे में हमने जानते हैं। हमको एनर्जी के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन करने के लिए एक प्लेस चाहिए। तो हमारे पास में रेस्पिरेशन का मेजर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में कंडक्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी जो सब में प्रेजेंट रहेगी। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये ओवरऑल एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कि एक सेल के अंदर टिपिकली इतने पार्ट तो रहते हैं। ये पार्ट सेल टू सेल वेरी कर सकते हैं। हो सकता है एनिमल सेल है तो आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा, प्लांट सेल है तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखता है। ओके, अब इसको देख सकते हो। ये क्लोरोप्लास्ट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट था वो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स के अंदर, इवन ये भी जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखे। हाँ, प्लास्टिड दिखेगा, फिर बाद में हम बात करेंगे। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ओवरऑल एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट सेल है तो उसमें एक लार्ज साइज का वैक्यूल होगा। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर ऐसा कोई वैक्यूल नहीं होता है। ओके, तो ये हमारे पास में एक बेसिक एनिमेशन के साथ में था कि आप इसको समझ सको कि किस तरीके से सेल होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी इसको पढ़ा था, इवन उससे पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। ये बेसिक कंडीशंस हैं सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेल को ही थोड़ा सा और देखें, क्योंकि देखो डिटेल तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 8 के अंदर आने ही वाला है सेल स्ट्रक्चर में, बट ये रिकॉल कराने के लिए कि हम लोगों ने सेल देखा होगा तो हमने सेल थ्योरी भी पढ़ा होगा, गिवन बाय श्लाइडेन एंड शॉन। सेल थ्योरी क्या बोलता है? सेल थ्योरी बोलता ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब क्या होते हैं?
सेल से बने होते हैं। सो हम इसको क्या बोलते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। All plants, all animals are made up of cell and its parts. Next, अभी जो सेल थ्योरी चलता है यही है, गलत नहीं है, बट उसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या वर्ड है? वर्डिंग, थोड़ा सा वर्डिंग का फर्क है। ऐसा नहीं कि सेल के आगे मॉडर्न लगा दिया, वरना तो कल को हम हर साइंस के आगे मॉडर्न लगा देंगे। जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, ये तो मॉडर्न, ऐसा हर चीज मॉडर्न लगाने से हम साइंटिस्ट नहीं हो जाते। हमको कॉन्सेप्ट को थोड़ा वाइड करना था। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था, हमने उसको क्या बोल दिया? सेल इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट एनहांस हो गया। ओनली स्ट्रक्चर बोलते उसकी जगह मॉर्फोलॉजी बोलना है, फंक्शन बोला उसकी जगह फिजियोलॉजी बोलना है, इंपैक्ट ज्यादा आता है। ओके, तो स्लाइडर एंड श्वान के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये सेल थ्योरी इन्होंने दिया था। एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। अच्छा, एक और इशू आ गया था जब सेल थ्योरी आया, सेल के लिए एक्सेप्टेंस आ गई। क्वेश्चन ये आया था कि सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ, सेल आया कैसे? डी नोवो सेल तो फॉर्मेशन हो नहीं सकता। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में कुछ ले लें, ऐसा 3 घंटे तक रखें और देखो सेल तैयार, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सेल बना कैसे, उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट बाय रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या कहलाता है? सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द सेल डिवीजन। एक सेल पहले से जो सेल एग्जिस्ट करती थी उसके डिवीजन से आई। अब कोई पूछे कि उससे पहले वाली सेल कैसे आई? बोले वो उसके पहले वाली की सेल से आई। उसके पहले वाली कैसे आएगी? वो उसके भी पहले वाले से आई। तो ये तो चलता रहता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो कैसे आए? तो ग्रैंड पेरेंट्स से। वो कैसे आए? तो वो उनके पेरेंट्स से, वो उनके पेरेंट्स, जनरेशन बाय जनरेशन। तो जैसे हम हमारी जनरेशन को देखते हैं, एक सेल की भी जनरेशन होती है। तो हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनता है, नया सेल कभी नहीं बनता है। नया सेल जब बनना था इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो चुका, अभी नहीं। अब नया सेल नहीं बनेगा, हमेशा कोई भी न्यू सेल है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही बनेगा। ओके, चलो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म के लिए आपको याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म होता है हमारे पास में ऑल बायोकेमिकल इवेंट्स। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। हमारे अंदर जितनी रिएक्शंस हो रही हैं, देखो हम ऐसे ये मसल को मूवमेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली मस्कुलर मूवमेंट है। अब मसल मूव कर रही है तो आप लोग याद रखना ये स्केलेटल मसल है, क्योंकि बोन्स के साथ एसोसिएटेड था। स्केलेटल मसल है, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर क्या है? एक्टिन और मायोसिन, उनके बीच में स्लाइडिंग हो रही थी। हर चीज के लिए केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको मजा आएगा। ठीक है, इससे पहले हम ये बोलते थे हमको बुखार आया है ना, कभी फीवर आता है ना। देखो केमिकल कैसे हैं और कैसे रिएक्शन काम करते हैं हर चीज के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डोपामाइन, मॉलिक्यूल ऑफ हैप्पीनेस, बताया था ना। अब यहां पर समझो एक और चीज पे हम बात करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन लोकलाइज हार्मोन जैसा काम करता है। इनके लेवल अब ज्यादा हो जाने से हमारे अंदर बहुत सारी रिएक्शंस ट्रिगर हो जाती हैं। तो कभी भी एक अनयूजुअल एनवायरनमेंट आया तो वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या होगा? चेंज होगा। ये केमिकल सिग्नल का काम करेगा। इसकी वजह से हमारे अंदर कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिनको बोलते हैं पायरोजन्स। ओके, क्या बोलते हैं इनको? पायरोजन्स बोलते हैं। अब पायरोजन आ गए तो पायरोजन के आगे क्या? ये पायरोजन कहां पे जाएंगे? हमारे लीवर के अंदर जाएंगे। ओके, लीवर में गए। जब लीवर में गए तो लीवर क्या करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस परफॉर्म करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है? जहां पे हीट रिलीज होती है। ऑब्वियसली
हीट रिलीज हुआ तो क्या बनेगा, ये हीट किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द ब्लड। फिर ब्लड से बॉडी में वो हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमको बोलते हैं हाँ हाँ थोड़ा तो गर्म लग रहा है ना, बुखार आ रहा है। तो बेसिकली हम इसको बोलते थे फीवर। डन। तो इसके पीछे का केमिस्ट्री भी थोड़ा समझ लिया। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर हो गए आज, लेकिन केमिस्ट्री तो समझ में आया ना कि भाई फीवर क्यों आता है। तो फीवर क्यों आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल चेंज होगा, पायरोजेंस का लेवल इंक्रीज होगा, पायरोजेंस लीवर में जाके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट रिलीज होगा, ये हीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से बॉडी में गया, बॉडी का टेम्परेचर अप हुआ, फीवर आ गया। अब फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, एक पैरासीटामोल ले लेते हैं। अब पैरासीटामोल क्या है, थोड़ा बाद में जाके पढ़ोगे, इट इज अ टाइप ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग, नाम से पता चल रहा है एंटीपायरेटिक। समझना, पैरासीटामोल ने पायरोजेंस के लेवल को न्यूट्रल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बंद हो जाएंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बंद हुई तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा था वो कैंसिल हो गया, उससे फीवर ठीक हो गया। तो कैसा हमारे पास में केमिस्ट्री काम करता है। और ऐसा, ये तो एक केस मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे केसेस पे, इवन हो सकता है कि हम ओनली मेटाबॉलिज्म या होम्योस्टेसिस पे डिस्कस करना चाहें ना, तो ये हमारा आज का लेक्चर, आने वाले 10 लेक्चर हम इसके ऊपर दे सकते हैं। बट फंडामेंटल ये है कि एक लिविंग सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑल एक्टिविटीज आर बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। सो here in the biological system the sum total of chemical reactions, biochemical reactions is called as metabolism. Okay, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं बेटा। ओके, ये जस्ट एक चार्ट है, इसको देखकर आपको कहीं पर भी कुछ भी ऐसा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हे भगवान ये सब भी पढ़ना पड़ता था क्या, नहीं, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ये आने वाले बहुत सालों में धीरे धीरे पढ़ते रहने का है। हम ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है आपको स्क्रीन के ऊपर ये नाम क्लियर नहीं दिख रहे हो, जरूरत लगता है तो हम आपको एक व्हाट्सएप क्लिप भेज देंगे ताकि आप इसको समझ सको। डरने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ये जस्ट एक मिनी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ये एक सेल का बाउंड्री है। ओके, यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास में सेल का बाउंड्री बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर ये मेम्ब्रेन के सारे चैनल्स हैं, कैसे केमिकल अंदर आता है, कैसे केमिकल बाहर जाता है, और अंदर ये जितने भी केमिकल्स थे बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल किस तरह से चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना कि कितने कॉम्प्लिकेटेड चैनल्स हैं हमारे पास में। एक मिनिएचर स्क्रीन की वजह से या छोटे स्क्रीन की वजह से आपको ये सारे केमिकल के नेम पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इतना समझो कि कितने सारे केमिकल हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हर समय चल रही होती हैं। कोई हमें पूछे ना कि भाई तू क्या कर रहा है, और हम कैसा मजाक में बोलते थे कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, हमारी सेल्स तो बहुत कुछ करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म को समझाने के लिए था। अब एक छोटा एग्जांपल हम लेते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमको डिटेल में जाना होता है, या हम कैसे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा ब्रॉड बना सकते हैं। समझना बेटा, ये देखकर कुछ लोगों को याद आता होगा, आना भी चाहिए। याद आता है 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 6, हमने कहा था ना हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 9th 10th में जो पढ़ा है उसी से आगे लेके जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बुक से इसको क्लिप लिया है ना, स्क्रीनशॉट वहीं से है, तो तुम मना नहीं कर सकते कि नहीं हमने नहीं पढ़ रखा है। आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, और कैसा मजे से हम बात कर लेते थे कि भाई ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मोलिक्यूल, ये ग्लूकोज 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन है या नहीं है, इस पायरुविक एसिड के डिफरेंट फीचर्स थे। जैसे मान लो ऑक्सीजन नहीं है तो यीस्ट सेल में क्या बनता है, CO2 एंड अल्कोहल। ये कंप्लीट अल्कोहल इंडस्ट्री जो होता है वो इसी पर बेस्ड होता है, इसी रिएक्शन पे। हम इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ओके, फिर हमने ये देखा था कि मान लो मसल सेल है, ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और मान लो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। इतना याद कर लिया था।
बिल्कुल सुकून मिल गया था कि हाँ सब याद हो गया, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा है। अब आप समझो, ये रिएक्शन तो आपको पता है, आपके 10th स्टैंडर्ड की बुक में भी है और मेरे ख्याल से आपके माइंड के अंदर भी है कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब है। कुछ नहीं, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड टू CO2, खत्म। लेकिन जब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं और जो ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड की बात करते थे बेटा, अभी आपको ये नोट तो नहीं करना है, मैं नोट करने के लिए बोल भी नहीं सकता हूं, बट यहां पर देखो ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते होते कितने सारे केमिकल स्टेप्स जाने पड़ेंगे, तब जाकर ये क्या होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर आप समझो क्या कंडीशन आया हमारे पास में। जो पहले की स्लाइड के अंदर हम एक बार में खत्म कर देते थे, ये ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, थोड़ी देर पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो 10th में पढ़ते थे वही हमको 11th 12th में फिर से पढ़ना पड़ सकता है, बट विथ सम डिटेलिंग। हो सकता है कि अभी आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर हम याद करने के लिए ना बोलें, बट नेम्स तो याद करोगे, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 से बाइस फॉस्फेट, इस तरह से हम लाइन से याद करते जाएंगे। तो जिस रिएक्शन को हम इजी समझ रहे थे, इजी ही है, हम जब इसको पढ़ेंगे तो इजी लगेगा, बट मैं मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम यहाँ पे बात करते थे कि ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस तरह से डिटेल्ड साइटोप्लाज्म में कंडक्ट होती है। अच्छा, इस रिएक्शन में आप कैसे लिखते थे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वो CO2 और वाटर बना लेता है, बट उसके लिए भी आपको इतनी सारी रिएक्शंस लगती है। हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और ये सिर्फ मैंने रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हैं और हम अपने आप में बायोकेमिस्ट्री जिंदगी भर पढ़ना चाहें तो खत्म नहीं होगी। मैंने कहा ना, हर चीज के लिए बायोकेमिस्ट्री। आप खाना भी खा रहे हो तो बायोमोलिक्यूल्स खा रहे हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, है ना, तो ये चलता है। अब जैसे हमने यहां पर बात किया, तो एक चीज और समझेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, जहां पर भी ब्रेकडाउन होता है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड CO2 1 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा है। हम डाइजेशन की बात करते हैं तो सुक्रेज एक एंजाइम है जो सुक्रोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है। तो जहां पर भी कट डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कटिंग ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाएगा, कट वाला याद रखना, कट, कैटाबॉलिज्म। और जहां पर सिंथेसिस हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो जितना हमारे पास में सिंथेसिस होता रहेगा हम बिल्डअप करते रहेंगे, जितना ब्रेकडाउन होता रहेगा उतना केमिकल्स क्या होंगे, यूज्ड अप होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा बॉडी एक बैलेंस है बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक ज्यादा हो जाएगा हम ग्रो करना चालू होते हैं, हाँ ये नहीं कैटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ तो हम छोटे होना चालू हो जाएंगे, फिर एजिंग, सीनेसेंस, अल्टीमेटली डेथ का कंडीशन आता है। तो जब भी डेथ की बात आएगी तब उसको करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस। अच्छा, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जैसे मैंने रेस्पिरेशन के केस में बताया, बेसिकली कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट उसके अंदर कुछ सिंथेटिक लिंक भी होते हैं। तो जहां पर दोनों टाइप के काम हो रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिज्म। वो भी डिटेलिंग के टाइम में आएगा। ओके, अब समझना, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, तो अब क्या है, सेल के अंदर ये रिएक्शंस कंडक्ट होती हैं। मान लो हम सेल में से कुछ केमिकल्स को बाहर निकाल दें, तो उन केमिकल्स को भी हम रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और वो हमारे पास में क्या कहलाता है, सेल फ्री सिस्टम, आउटसाइड टू द बॉडी, कि बॉडी के बाहर हम उन रिएक्शन को मान लो कंडक्ट करा सकें, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, सेल फ्री सिस्टम कहलाता है। लेकिन ये सिस्टम लिविंग रिएक्शन हो सकता है, लिविंग सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि लिविंग सिस्टम कहां होता है, एक सेल के बाउंड्री के अंदर होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्सिटी था कि क्या उन रिएक्शन को बाहर निकाल देंगे तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, बाहर नहीं बोलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहेगा। ओके, तो यहां पर समझो बेटा, हमको क्या चीज करना है, हमको ये देखना था कि आज की स्लाइड के अंदर हम देखें, तो आज की स्लाइड के अंदर हमने
बिल्कुल बेसिक से बात करें तो प्रीवियस में साइंस एंड बायो पे बात कर लिया था। कैरेक्टर्स में से हम देखा जाए तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखो हमने ग्रोथ पे बात कर लिया, हमने ग्रोथ पे बात कर लिया। डेवलपमेंट पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाकी है, उस पर बात कर लेंगे। फिर हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म पे बात किया। अब हम कल की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है होम्योस्टेसिस एंड एडेप्टेशन। ओके, तो अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहना है बेटा। तब तक के लिए जितने पॉइंट्स हमने बताए उतने याद रखो। हम पहले कह चुके हैं कि हम डे 1 पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं कर रहे। इनिशियल ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्टरी ब्रिज कोर्स है। ये कोर्स होने के बाद में हम डिटेल्ड नीड की भी बातें करेंगे और ज्यादा कंटेंट को इंक्रीज भी करेंगे। बट फंडामेंटल नीड क्या है, जितना टॉपिक हम चला रहे हैं उतना आप याद रखो। और ऐसा नहीं है कि सेलुलर का मैंने एक वीडियो बता दिया और सेल खत्म हो गई। ये सिर्फ एक डिफाइनिंग, हम कैरेक्टर्स पे बात कर रहे थे। बाकी सेल बायोलॉजी का पूरा चैप्टर अलग से आएगा, तब हम डिटेल सेल को पढ़ेंगे, अच्छे एनिमेशंस के साथ पढ़ेंगे। ओके बेटा, इतना कंप्लीट करो। नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।